नमस्कार। आज हम एल्बर्ट आइंस्टीन की असाधारण जिंदगी और उनके विचारों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। और इसके लिए हमारे पास एक ऑडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है, आइंस्टाइन एक जीनियस की कहानी। हाँ, तो इसी स्क्रिप्ट के जरिए हम आइंस्टीन के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होती है 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर से। बिल्कुल। स्क्रिप्ट बताती है कि उनका जन्म तो हुआ, लेकिन बचपन थोड़ा अलग था। बोलने में वक्त लगा, स्कूल में भी कोई बहुत तेज नहीं थे। लेकिन फिर वो कंपास वाली बात हुई 5 साल की उम्र में। हाँ, वो एक कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था। एक साधारण कंपास ने उनके अंदर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। ये सुई बिना छुए हिल कैसे रही है? और ये कैसे का सवाल ही शायद उनकी पूरी जिंदगी की कुंजी बन गया। सही कहा। इसी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। स्क्रिप्ट में जिक्र है चमत्कारी वर्ष का, 1905। हाँ, 1905। तब वो सिर्फ 26 साल के थे और उस एक साल में 4 शोध पत्र। ये तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। है ही अविश्वसनीय। और वो पेपर्स भी कोई मामूली नहीं थे। उन्होंने भौतिकी की दुनिया में हलचल मचा दी। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर था। अच्छा। हाँ, उसने बताया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी फोटॉन्स की तरह बर्ताव करता है। ये क्वांटम फिजिक्स की तरफ एक बड़ा कदम था। और उसी साल E = mc² भी आया, है ना? जी हाँ, वही मशहूर समीकरण E = mc²। ये समीकरण इतना खास क्यों है? स्क्रिप्ट कहती है कि सीधा, सरल पर क्रांतिकारी। इसका असल मतलब क्या था उस वक्त? मतलब ये था कि ऊर्जा E और द्रव्यमान M ये दो अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और प्रकाश की गति C के वर्ग से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। बिल्कुल। इसी एक विचार ने परमाणु युग की नींव रखी। इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। फिर 10 साल बाद 1915 में आया सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। हाँ, जनरल रिलेटिविटी। ये गुरुत्वाकर्षण की एक बिल्कुल नई समझ थी। न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव है, एक फोर्स है। आइंस्टाइन का विचार इससे अलग कैसे था? आइंस्टाइन ने कहा, ये कोई फोर्स नहीं है। भारी चीजें अपने आसपास के स्पेस और टाइम मतलब अंतरिक्ष समय के ताने बाने को मोड़ देती हैं, उसमें वक्रता ला देती हैं। और इसी मुड़े हुए रास्ते पर बाकी चीजें चलती हैं। सही पकड़ा। जिसे हम गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं, वो दरअसल स्पेस टाइम का मुड़ना है। ज्यामिति का खेल है एक तरह से। वाह। और जब 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान ये बात सच साबित हुई, तब तो वो रातों-रात स्टार बन गए होंगे। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में उनकी पहचान बन गई। लेकिन मजे की बात यह है कि 1921 का नोबेल प्राइज उन्हें रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला। अच्छा, फिर किसके लिए मिला? वो मिला 1905 वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके काम के लिए, जिसने क्वांटम सिद्धांत को मजबूती दी थी। लेकिन आइंस्टाइन की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है। स्क्रिप्ट में एक मुश्किल दौर का भी जिक्र है, 1933 जर्मनी में हिटलर का आना। हाँ, और उनका जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाना, ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। और यहीं से एक नैतिक दुविधा भी शुरू होती है। आप उस खत की बात कर रही हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा था। जी, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उन्हें डर था कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बना सकता है, तो उन्होंने अमेरिका को आगाह किया। और उसी के बाद अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। हाँ, जिसके नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे। स्क्रिप्ट में आइंस्टीन के गहरे अफसोस का जिक्र है। ये सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा था, काश मैंने वो पत्र कभी न लिखा होता। ये उनके जीवन की एक बड़ी त्रासदी थी। शायद इसी अनुभव ने उन्हें बाद के सालों में शांति का इतना बड़ा हिमायती बना दिया। हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि वो परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल, वो लगातार कहते रहे कि विज्ञान और मानवता को साथ चलना होगा, शांति के साथ। तो ये स्क्रिप्ट हमें एक पूरे सफर पर ले जाती है, एक जिज्ञासु बच्चे से लेकर ब्रह्मांड के राज खोलने वाले वैज्ञानिक तक और फिर शांति के पैरोकार तक। सही कहा। और शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत, जैसा स्क्रिप्ट इशारा करती है, वो सिर्फ उनके समीकरण नहीं बल्कि उनकी सोच है। उनका वो कथन, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। उनकी कल्पना ही तो थी जिसने उन्हें स्पेस टाइम को एक साथ बुनने या प्रकाश की किरण पर सवारी करने के बारे में सोचने दिया। बिल्कुल, इसी ने उन्हें स्थापित ज्ञान से आगे देखने की हिम्मत दी। 18 अप्रैल 1955 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं ब्रह्मांड की हमारी समझ में। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है ना?
आइंस्टीन के अनुभव को देखते हुए आज और भविष्य में हम वैज्ञानिक ज्ञान और कल्पना का इस्तेमाल कैसे करें, खासकर जब नैतिक दुविधाएं सामने हों? हाँ, ये ज्ञान और जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधने वाली बात सोचने पर मजबूर करती है।